Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट्स ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। लास्ट सेशन में हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स देखे थे, ट्राइबल मूवमेंट्स कह दो, रिवोल्ट्स कह दो, एंड ट्राइबल मूवमेंट्स के जनरल कॉजेज देखे थे हमने। क्या क्या था, मेन जो था उसका था कि ब्रिटिश पॉलिसीज जब इंट्रोड्यूस हुई तो उसके कारण ट्राइबल लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगी। ट्राइबल लाइफस्टाइल जो उनकी कस्टमरी और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल थे वो इफेक्टेड होती है ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। इस वजह से वहाँ पे हमें ट्राइबल्स रिवोल्ट और ट्राइबल एजिटेशन देखने को मिलता है, और जिसका मेन जो रीज़न था वो था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से जो उनके ट्रेडिशनल पैटर्न था एग्रीकल्चर का, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। और सेकेंड चीज थी क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटी की वजह से जब उनके कन्वर्जन होते जा रहे थे और क्रिश्चियन मिशनरीज वाज ट्राइड टू कन्वर्ट देम इनटू द क्रिश्चियनिटी, तो उस वजह से ट्राइबल लोगों ने वहां पे इस चीज का विरोध किया अपने ट्रेडिशंस और अपने कस्टम्स को प्रिजर्व रखने के लिए। आज इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे पीजेंट मूवमेंट, और पीजेंट मूवमेंट के भी मोस्टली जो कॉज है वो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से ही आएंगे। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और उसके आफ्टर इफेक्ट जो होंगे उसकी वजह से यहाँ पे वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको पीजेंट मूवमेंट्स अपराइजिंग देखने को मिलती है। तो सेम एज ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट वाज आल्सो अफेक्टेड बाय ब्रिटिश पॉलिसी एंड मेजरली इकोनॉमिक पॉलिसी, in which they introduced land revenue settlement in India, and its after effect adversely affected the peasant condition in India। तो इन दिस सेशन हम पीजेंट मूवमेंट को देखेंगे, दो भागों में कवर करेंगे कि कुछ पीजेंट मूवमेंट जो है वो हमें 1857 के टाइम पीरियड के पहले देखने को मिलता है, और जो कुछ पीजेंट मूवमेंट जो है वो 1857 के बाद हमें देखने को मिलता है। तो जो पीजेंट मूवमेंट है उसको हम दो फेजेस में बांट देते हैं। फर्स्ट फेज जो बिफोर 1857 एंड सेकेंड फेज दैट इज आफ्टर 1857। तो फर्स्ट फेज के अंदर हम देखने को मिलते हैं वो वाले पीजेंट मूवमेंट जो जस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू करने के साथ साथ, जैसे 1793 के अराउंड आपको लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंडिया के अंदर या नॉर्दर्न पार्ट के अंदर इंडिया के आपको लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से जो उसके इफेक्ट इंडियन लाइफस्टाइल्स पे पड़े, जैसे जमींदार्स पे, कल्टीवेटर्स पे, तो उसके जो इफेक्ट थे उसकी वजह से यहाँ पे ये अपराइजिंग देखने को मिलती है, जैसे सन्यासी रिवोल्ट, नरकेलबेरिया अपराइजिंग और पागलपंथीज। तो दे वर इनिशियल रिएक्शन टुवर्ड्स द ब्रिटिश पॉलिसी, और वी कैन से इनिशियल रिएक्शन टुवर्ड्स द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट। देन धीरे धीरे फिर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है जो पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल पार्ट को कवर कर लेता है। नॉर्दर्न पार्ट के पार्ट में अगर आपको देखो तो परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलता है, एंड सदर्न पार्ट के अगर अपन देखो तो आपको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर रैयतवारी सेटलमेंट देखने को मिलता है। अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे पंजाब और उस सिंध वाले रीजन में जाए तो आपको महलवारी सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट ऑल इंडिया के पार्ट्स पर आपको लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे जो है उसकी रूट गहरी होती जाती है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की। फिर उसके अंदर और उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं कल्टीवेटर के लाइफस्टाइल में, रैयत के लाइफस्टाइल में, जमींदार के लाइफस्टाइल में, तो उन चीज़ों की वजह से बाद में आपको यहाँ पे 1857 के बाद जो पीजेंट मूवमेंट हुए वो थोड़े से ऑर्गेनाइज वे में थे। दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म, एंड थोड़ी सी यहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस भी जाग जाती है जब 1920 के बाद आपको गांधीयन पीरियड देखने को मिलता है, यानी गांधी की लीडरशिप देखने को मिलती है इन पीजेंट मूवमेंट को। तो यहाँ पे जो बिफोर 1857 होते हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होते, बस वो उनके इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक कॉज होते हैं, और कुछ रिलीजियस कॉज भी होते हैं। तो दीज आर सन्यासी रिवोल्ट, नर केलवेरिया अपराइजिंग, पागलपंथी अपराइजिंग जो है, इनके कुछ रिलीजियस कारण भी रहे हैं
ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इनके रिलीजियस लाइफस्टाइल है वो अफेक्टेड हुई थी। इस वजह से सन्यासी रिवोल्ट जो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर। और नलकेर बेरिया अपराइजिंग जो है वो तीतू मीर का जो मूवमेंट था, तीतू मीर ने जो मूवमेंट को लीड किया था, उसी का एक पार्ट है नलकेर बेरिया अपराइजिंग। पागलपंथी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ सन्यासी रिवोल्ट, जिसके अंदर मुस्लिम और हिंदू सेंट जो थे उन्होंने मिलकर यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट किया था, बिकॉज उनके इकोनॉमिक और रिलीजियस इंटरेस्ट जो थे वो हिट हुए थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज। तो ये सारे जो अपराइजिंग आपको बिफोर 1857 के टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं, दे वर इकोनॉमिक एंड रिलीजियसली अफेक्टेड एंड देयर कॉज वाज आल्सो लोकल ग्रीवेंसेस थे एंड दीज अपराइजिंग वर आल्सो लोकलाइज्ड, कोई मास मूवमेंट यहाँ पे नहीं था। ठीक है, लेकिन 1857 के बाद और मोस्टली गांधीयन पीरियड के बाद जो आपको टाइम पीरियड के बाद गांधीयन लीडरशिप के अंदर जो पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलते हैं वो मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और उनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आ चुकी थी, यानी पीजेंट एज अ क्लास। तो यहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस पीजेंट के अमंग बढ़ती जा रही थी गांधीयन फेज के अंदर, और मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पीजेंट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो फर्स्ट फेज की हमने यहाँ पे बात की। सेकंड फेज के अंदर थोड़ा सा हम दो भागों में इसको वापस बांटेंगे। सेकंड फेज के अंदर जो रिवोल्ट होते हैं वो 1857 के बाद जो पीजेंट मूवमेंट है आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड फेज के अंदर जो कुछ मूवमेंट्स जो थे वो प्री गांधीयन फेज के अंदर कंसीडर करेंगे, यानी कि इस समय तक गांधीयन लीडरशिप इन मूवमेंट्स को नहीं मिली थी। पीजेंट के द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए उनको गांधी की लीडरशिप नहीं मिली थी, और दूसरे वो पीजेंट मूवमेंट जिनको गांधीयन लीडरशिप मिली थी, दैट इज गांधीयन फेज के अंदर, दैट विल कंसीडर एज अ गांधीयन फेज। तो प्री गांधीयन फेज और गांधीयन फेज। तो प्री गांधीयन फेज के अंदर आपके देखने को मिलते हैं इंडिगो रिवोल्ट, पाबना मूवमेंट और दक्कन राइट्स। और उसके बाद के जितने भी मूवमेंट है जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, मोपला, बारडोली, एका, ऑल इंडिया किसान सभा, तीभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, दीज ऑल आर द गांधीयन फेज पीजेंट मूवमेंट, और वी कैन से 20th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट। तो प्री गांधीयन एज के अंदर जो है वो आपके मेनली 19th सेंचुरी और उसके एंड तक ये पीजेंट मूवमेंट यहाँ पे होते हैं। देन गांधीयन फेज जो है वो 1920 के बाद से स्टार्ट होती है। मोस्टली जो पीजेंट मूवमेंट है, जो 20th सेंचुरी के पीजेंट मूवमेंट है, वो आपको यहाँ पे गांधीयन लीडरशिप के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सेकेंड फेज जो 1857 के बाद स्टार्ट होती है पीजेंट मूवमेंट की, उसके अंदर दो पार्ट में हमने वापस डिवाइड कर दिया, प्री गांधीयन फेज और गांधीयन फेज। प्री गांधीयन फेज जो है 19th सेंचुरी एरा के अंदर ही 19th सेंचुरी के अंदर ही आपको पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर जब 19th सेंचुरी एंड हो जाती है और अर्ली 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है, तब पीजेंट मूवमेंट एज अ क्लास मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और उनको गांधी जी की लीडरशिप मिलती है। दैट वाई इट विल कंसिडर इन द गांधीयन फेज पीजेंट मूवमेंट। तो ये था पीजेंट मूवमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं फैक्टर दैट लेड द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। फैक्टर लेड टू द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो मेन जो फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करता है पीजेंट मूवमेंट का, वो थी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमें वेरियस इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं ऑन पीजेंट्रीज लाइफ। तो वहां पे हमें फर्स्ट आपको देखने को मिलता है स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे होता है? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर क्या किया गया। जो ट्रेडिशनल कल्टीवेटर्स के कस्टमरी राइट्स थे वो किनको दे दिए गए? जमींदार्स को। और जो पीजेंट है वो मेयरली उसका स्टेटस क्या बन के रह जाता है? एज अ टेनेंट के रूप में, काश्तकार के रूप में, जो कंप्लीटली किसकी मर्जी पे अब रहेगा निर्भर, डिपेंडेंट रहेगा? वो जमींदार की मर्जी पे डिपेंडेंट रहेगा। जमींदार चाहे तो उसको उसकी लैंड से बेदखल कर सकता है।
और नॉट ओनली यहाँ पे सारे लैंड के प्रोप्राइटरी राइट जमींदार को ट्रांसफर कर दिए गए, इवन जो टेनेंट्स के कस्टमरी राइट्स थे, जैसे लैंड के ऊपर ग्रेजिंग वगैरह, उनके चारागाह के रूप में यूज करना पशुओं के लिए, ग्रेजिंग वगैरह के कस्टमरी राइट, और जो वेस्टलैंड होती थी उनको वो पास्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करके मतलब अपने गाय भैंसों को यहाँ पे चराया करते थे, तो उनसे भी उनको यहाँ पे डीबार कर देना, उनको उसके यूज ना लेने के लिए, मतलब इन ग्रेजिंग लैंड का वो यूज ना कर सके, इस तरीके के प्रोविजन करना, सारी चीजों की वजह से जो पीजेंट्री की लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होती है बिकॉज ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। नॉट ओनली यहाँ पे पीजेंट अफेक्ट होते हैं, जमींदार भी अफेक्ट होते हैं, बिकॉज जमींदार के को प्रोप्राइटरी राइट तो मिल गए थे, बट ही वॉज ऑल्सो ऑन द मर्सी ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब अगर जमींदार यहाँ पे अपना रेंट पे नहीं कर पाएगा टाइम टू टाइम, तो जमींदार को भी यहाँ से उसकी जमीन से या उसके प्रॉपर्टी राइट छीने जा सकते हैं। तो ये जमींदार फिर टाइम टू टाइम रेंट को पे करने के लिए क्या करते थे, टेनेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते थे और उनको यहाँ पे फोर्स लेबर करवाते थे। तो यहाँ पे फोर्स लेबर जैसी कंडीशन भी उत्पन्न हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। और यहाँ पे नॉट ओनली ये सेटलमेंट में इस तरह का प्रोविजन था, इवन जो लैंड रेवेन्यू की रेट थी वो भी बहुत हाई हुआ करती थी, इवन फॉर जमींदार को भी ये रेट पे करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, यानी कि अपने जो टेनेंट्स हैं उनके ऊपर फोर्सफुली वर्क करवाना पड़ता था उनसे, और इसके बावजूद भी बहुत सारे जमींदारों को उनके लैंड से बेदखल कर दिया गया था बिकॉज वो इस हाई रेट को पे करने के लिए एबल नहीं थे, और जो जमींदार है उनको डिपोज कर दिया जाता था। अब ये जो जमींदार थे ये कई चीजों के पैट्रोनेज हुआ करते थे, जैसे जो हम सन्यासी मूवमेंट देखते हैं उनके अंदर जो जो संत वगैरह, जो हिंदू सेंट वगैरह हुआ करते थे, उनके ये पैट्रोनेज थे, उनको दान दक्षिणा वगैरह दिया करते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट यहाँ पे जमींदारों की हालत भी इतनी खस्ता हो जाती है कि वो जो इन सन्यासी वगैरह को जो उनके पैट्रोनेज के रूप में रोल प्ले करते थे वो भी इनसे फुलफिल नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से यहाँ पे सन्यासी अपराइजिंग हमें देखने को मिलती है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज सन्यासी अपराइजिंग वाज अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, और जमींदारों की जो कंडीशन इफेक्टेड हुई थी और उनकी वजह से जमींदारों की कंडीशन डिग्रेड होने की वजह से सन्यासी की जो लाइफ थी या जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो हिट होते हैं, यानी उनको दान दक्षिणा वगैरह मिलनी बंद हो जाती है। और सेकंड थिंग, सन्यासी रिवोल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, उनको उनके रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर भी जाने से रोक लगा दी जाती है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको वहां पे अपने जो तीर्थ स्थल वगैरह है उन वहां तक जाने के लिए भी उनको परमिशन नहीं दी जाती है। तो वो सब मेन कॉज बनते हैं सन्यासी रिवोल्ट का, और इस वजह से सन्यासी रिवोल्ट को हम यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से ये सिनेरियो उत्पन्न होता है। अब जो टेनेंट्स है वो फोर्स हो जाते हैं अपनी लैंड को छोड़ने के लिए, बिकॉज फोर्स लेबर उनको करना पड़ता था और उनके पास कुछ भी उनके एग्रीकल्चर के रिलेटेड या लैंड रिलेटेड राइट्स नहीं हुआ करते, तो वो एज एक लेबर वेजलेस लेबर की तरह यहाँ पे अपनी ही जमीन पर वर्क कर रहे थे। तो ये बहुत सारे टेनेंट्स जो है वो अपनी जमीन को यहाँ से छोड़ने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं, और यहाँ से इनका अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से इनकी लाइफस्टाइल एडवर्सली अफेक्टेड होती है। तो ये सिनेरियो होता है जमींदारी सिस्टम के अंदर, जहाँ पे टेनेंट्स और जमींदार दोनों की ही जो लाइफस्टाइल है या जो दोनों के ही इंटरेस्ट है वो सीवियरली हिट होते हैं बिकॉज ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। फिर यहाँ पे सेकेंड कॉज है हाई रेवेन्यू रेट। हाई रेवेन्यू रेट को मीट करने के लिए जो पीजेंट थे वो लैंडलॉर्ड के मनी लैंडर के चक्कर में आ जाते हैं, मनी लैंडर के जाल में, उनके विशियस वेब के अंदर फंसते हैं। इस हाई रेवेन्यू रेट को किस में पे करना पड़ता था, कैश फॉर्म के अंदर। तो कैश फॉर्म के अंदर पे करने के लिए उनको अपनी जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसको मार्केट के अंदर सेल करना पड़ता था। ठीक है, मार्केट के अंदर सेल करना पड़ता था। तो इसके बावजूद भी उनको अपने प्रोडक्शन का इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि वो इस हाई रेवेन्यू रेट को
फुलफिल कर सके, और अगर टाइमली फुलफिल नहीं किया तो उस पीजेंट को अपने जमीन के प्रॉपर्टी राइट जो है वो छोड़ने पड़ेंगे। इस वजह से वो क्या करते थे, फिर अपनी प्रोडक्शन को भी बेच के जो पैसा मिलता था वो, प्लस मनी लेंडर से फिर यहाँ पे डेप्ट लेते थे, उधार लेते थे, ऋण लेते थे, और इस ऋण को चुकाने के लिए फिर उनको सालों लग जाते थे और वो उस मनी लेंडर के विशियस वेब के अंदर फंस जाया करते थे। तो यहाँ पे दोनों तरफा ये पीजेंट जो है इसके इंटरेस्ट जो है वो सीवियरली हिट होते हैं। किस तरह से कि अगर टाइमली हाई रिवेन्यू रेट को पे नहीं किया गया तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इसकी जमीन को छीन लेंगे इससे, और अगर ये मनी लेंडर के टाइमली डेब्ट को पे नहीं कर पाता है तो मनी लेंडर इसकी लैंड को यहाँ पे मोर्टेज के रूप में जो यहाँ पे रखी थी वो ले लेगा। तो दोनों ही तरफ से इस पीजेंट के जो पीजेंट्री राइट है वो हिट होते हैं। तो फिर धीरे धीरे पीजेंट जो है वो किस तरफ बढ़ते हैं, कैश क्रॉप की तरफ। तो इस तरह से कैश क्रॉप के कल्टीवेशन से क्या होता था कि अब जब वो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्शन को सेल करने जाएगा तो उसको जो नॉर्मल प्रोड्यूस होता है, जो फूड ग्रेन का प्रोड्यूस होता है, उस पे जो रेट मिलती थी उससे अधिक रेट यहाँ पे कैश क्रॉप को मिलती थी। इस वजह से दे शिफ्टेड देयर एग्रीकल्चर पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप कल्टीवेशन। तो अब यहाँ पे कैश क्रॉप का कल्टीवेशन होने लगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन देखने को मिलता है। फिर कैश क्रॉप से वो थोड़ा सा पैसा तो ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर किसकी शॉर्टेज होने लगती है, फूड ग्रेन की यहाँ पे शॉर्टेज होने लगती है। तो जब फेमाइन की कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न होती है तो टोटली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फेमाइन के टाइम में एक तो रेवेन्यू को यहाँ पे रिमिशन नहीं मिलता है, रेवेन्यू में छूट नहीं मिलती है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो जाए, एडवर्स कंडीशन के अंदर भी इनको रेवेन्यू जो है वो पे करना पड़ता था। ब्रिटिश ऑफिशियल फोर्स करते थे उनको यहाँ पे रेवेन्यू पे करने के लिए। तो इन वजह से, और फिर एग्रीकल्चर के अंदर कमर्शियलाइजेशन हो जाने की वजह से फूड ग्रेन की शॉर्टेज आती है, तो फेमाइन जैसी कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पे भूखमरी देखने को मिलती है, स्टारवेशन। तो ये सारी चीजें जो है इस हाई रेवेन्यू रेट की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और पीजेंट्री के यहाँ पे मनी लेंडर के साथ इनडेप्टनेस बढ़ती जाती है हाई रेवेन्यू रेट को पे करने के लिए। फिर वो शिफ्ट होता है कैश क्रॉप की तरह, जिससे हमें कमर्शियलाइजेशन देखने को मिलता है एग्रीकल्चर का, और कमर्शियलाइजेशन की वजह से फूड ग्रेन के अंदर शॉर्टेज आती है। तो जो फेमाइन की कंडीशन होती है उसमें भी यहाँ रेवेन्यू में रिमिशन नहीं मिलता है, और फूड ग्रेन की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे स्टारवेशन इंडियन सोसाइटी के अंदर हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इस वजह से, इस ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो इंडियन सोसाइटी है या इंडियन पीजेंट्री है वो सीवियरली हिट होती है, और वो एजिटेशन डे बाय डे ग्रो करके फिर पीजेंट मूवमेंट के रूप में यहाँ पे आउटबस्ट होता है। फिर इकोनॉमी पॉलिसी का एक और एस्पेक्ट, दैट इज इंपीरियल पॉलिसी, इंपीरियल प्रेफरेंस। इंपीरियल प्रेफरेंस में वही जो प्रोडक्ट इंग्लैंड से बन के आते थे उनके ऊपर कम कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, जिससे कि वो इंडिया के मार्केट के अंदर चीपर हो जाते थे, सस्ते हो जाते थे और इजीली बिक जाते थे इन कंपैरिजन टू इंडियन गुड्स, बिकॉज उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसकी रेट जो है वो क्या होती थी, कम होती थी। और इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट जो इंडियन गुड्स थे, जो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे जाते थे, उनके ऊपर हाई कस्टम ड्यूटी अप्लाई की जाती थी। उसकी वजह से वो यहाँ पे इंग्लैंड जैसे मार्केट के अंदर कॉस्टली होते थे, और इस वजह से इनकी सेल यहाँ पे गिरती है। इंडियन गुड्स जो है वो सीवियरली अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंपीरियल प्रेफरेंस। नॉट इवन इन द सिनेरियो ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बट अगर डोमेस्टिक यूज के अंदर भी देखे तो इंडियन गुड्स जो थे वो कंपैरेटिवली कॉस्टलियर थे फ्रॉम देन दी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। उसका रीजन भी यही था
कि जो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी जो हुआ करती थी, जो एक्साइज ड्यूटी यानी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं तो उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लिवाई की जाती है। तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी जो इंडियन गुड्स जो हैंडीक्राफ्ट जैसी चीजें हैं उनके ऊपर हैवी लगाई जाती थी। इस वजह से वो डोमेस्टिक यूज के लिए भी कंपैरेटिवली महंगे हो जाते थे, एक्सपेंसिव हो जाते थे फ्रॉम दी देन दी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दी इंग्लैंड फैक्ट्रीज। तो इस इंपीरियल प्रेफरेंस की वजह से यहाँ पे हमको हैंडीक्राफ्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे सीवियरली हिट होती हुई दिखती है। तो हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस इंपीरियल प्रेफरेंस। और जब ये हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे डिक्लाइन होते हैं तो उसके जो फिर उसके अंदर जो आर्टिसंस वर्क करते थे, जो कारीगर यहाँ पे वर्क करते थे, वो फोर्स हो जाते हैं अपनी सर्विस को चीपर रेट पे प्रोवाइड करवाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश ऑफिशियल को वो अपनी जो सर्विस है वो चीपर रेट पे प्रोवाइड करवाने के लिए फोर्स हो जाते हैं बिकॉज हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है और हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइन की वजह से उनकी जॉब जो है वो यहाँ पे छीन जाती है। तो अब उनके पास कोई जॉब इतनी होती नहीं है, जो बची कुची हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ब्रिटिश ऑफिशियल के अंडर में होती है वहां पे इनको अपने सर्विस को सस्ते दामों पे यहाँ पे वर्क प्रोवाइड करवाना पड़ता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन आर्टिसंस ने फिर इस एक्सप्लॉयटेशन के से तंग आकर एक टाइम ऐसा था कि कई आर्टिसंस ने अपने हैंड जो है वो यहाँ पे कटवा दिए थे, या अंगूठे, सॉरी हैंड नहीं, अंगूठे यहाँ पे कटवा दिए थे सो दैट कि वो इस हैंडीक्राफ्ट का वर्क ना कर सके और उनका एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन भी उत्पन्न होती है हैंडीक्राफ्ट्स के डिक्लाइनेशन की वजह से। और हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइनेशन की वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो जॉबलेस हो चुके हैं, इस जो आर्टिसंस यहाँ पे जॉबलेस हो चुके हैं वो किस तरफ चले जाते हैं, अब एग्रीकल्चर की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ एज अ लेबरर के रूप में वर्क करने के लिए यहाँ पे उस तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे लैंड के ऊपर ओवर क्राउडिंग बढ़ती जाती है फिर, और यहाँ पे जो लैंड के ऊपर जो ऑलरेडी लेबर काम कर रहे थे उनकी लेबरर जो है उसकी जो नंबर है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फिर लैंड लेबर जो है उसको सस्ते दरों पे यहाँ पे प्रोवाइड करवाना शुरू किया जाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिमांड और सप्लाई वाला रूल है। अब लैंड लेबर जो पहले यहाँ पे काम करते थे ऑलरेडी ऑन दैट लैंड, पर्टिकुलर लैंड मान लो, तो उनकी मान लो फिक्स प्राइस थी कि भाई 400 रुपये पर डे मिल, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपये नहीं हुआ करते थे उस समय, फॉर एग्जाम्पल उनको 400 रुपये पर डे पे किया जाएगा। लेकिन अब इन लैंड लेबर की जो नंबर है वो बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ यहाँ से जो आर्टिसंस जॉबलेस हो चुके हैं वो किस तरफ चल रहे हैं, इस एग्रीकल्चर की तरफ, और वहां पे ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं एज अ लेबरर की तरह। तो ये लेबरर यहाँ पे लेबरर की सप्लाई जो है वो बढ़ जाने की वजह से जो यहाँ पे इनकी दिहाड़ी हुआ करती थी, जो वेजेस हुआ करते थे, वो उसके अंदर फिर उसकी रेट में चेंजेस होने लगते हैं, यानी कम, बिकॉज अब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड यहाँ पे हो चुकी है लेबरर की कम, तो उनको फिर हर कोई सस्ते दरों पे अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार हो जा रहा है। तो यहाँ पे इस चीज के अंदर भी हमें यहाँ पे डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है वेजेस के अंदर, बिकॉज हाई सप्लाई ऑफ दिस लेबरर, लैंडलेस लेबरर वी कैन से, बिकॉज इन आर्टिसंस के पास अपनी कोई तो जमीन होती नहीं थी, दूसरों की जमीन पे एज अ लेबरर की तरह वर्क करते थे, जिससे जो वेजेस सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, यानी कि जो वेजेस है वो सस्ते हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के इतने सारे इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे पीजेंट्री लाइफस्टाइल या पीजेंट्री जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड होती है और इस वजह से हमें यहाँ पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए। कोलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स रिजल्टिंग इन ओवरक्राउडिंग ऑफ लैंड, एंड colonial administrative and judicial system. Colonial administrative and judicial system was also not favorable for the Indian people. वहाँ पे अगर इंडियन लोग जो जाते भी थे अपने कुछ ग्रीवेंसेस लेके
रिगार्डिंग देयर लैंड और एनी मैटर विद द यूरोपियंस, तो उनकी वहाँ पे सुनी नहीं जाती थी। प्रेफरेंस और फेवर किनका किया जाता था, यहाँ पे यूरोपियंस का किया जाता था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे पीजेंट को कोई सुनता नहीं था। तो ये सारे आउटबर्स्ट आपको पीजेंट मूवमेंट के रूप में उनके एजिटेशन को देखने को मिलता है। सेकेंड फैक्टर यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर इफेक्ट, हाई रेवेन्यू रेट, ये सब हमने कवर कर लिया। जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन होती है और मार्केटेबल कमोडिटी का यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू होता है। अब एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर लैंड नहीं रह जाती है, मार्केटेबल कमोडिटी के रूप में चेंज हो जाती है। इनडेप्टनेस जो है वो बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ मनी लैंडर के चंगुल में ये पीजेंट फंस जाता है टू पे हाई रेवेन्यू रेट्स। तो उस वजह से ज़्यादा, एक तो टैक्स का बर्डन भी उनके ऊपर ज़्यादा होता है और स्ट्रिक्ट कलेक्शन इन टाइम, यानी जो कलेक्शन का पैटर्न, जो सिस्टम था वो भी स्ट्रिक्ट था। इवन फेमाइन जैसी कंडीशन के अंदर भी उनको रेमिशन नहीं मिलता था। तो एडवर्स कंडीशन के अंदर भी रेमिशन नहीं मिलने की वजह से यहाँ सीवियरली हिट होते हैं पीजेंट्री लाइफस्टाइल। नो रेमिशन इवन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, फोर्स द पीजेंट टू बोरो फ्रॉम मनी लेंडर। अब यहाँ पे एक और इवेंट होता है, दैट इज एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर हमको यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो मार्केट के अंदर कैश क्रॉप जो है उनको अब बेच पाना मुश्किल हो जाता है, उसके रिटर्न में उनको इतना पैसा मिल नहीं पा रहा होता है बिकॉज यहाँ पे सब जगह से डिमांड जो है वो घटती जा रही है। बिकॉज पहले रॉ मटेरियल जैसे मान लो कॉटन है, जूट है, जिनकी डिमांड यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में ज़्यादा हुआ करती थी, उनकी डिमांड अब घट रही है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन। और वहां पे उस तरफ सिविल वॉर भी देखने को मिलता है आपको अमेरिका के अंदर। सिविल वॉर की वजह से भी जो कॉटन की डिमांड बढ़ी थी अमेरिका के अंदर, सिविल वॉर की वजह से इंडिया के कॉटन की डिमांड बढ़ी थी बिकॉज वहां से जो कॉटन प्रोडक्शन होता था अमेरिका से, उसकी जो सप्लाई थी उस पे रोक लग चुकी थी बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर। तो यहाँ पे उसकी भरपाई कौन कर रहा था, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कॉटन, बिकॉज अमेरिका वॉज ऑल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया वॉज ऑल्सो द ब्रिटेन्स कॉलोनी। तो यहाँ पे दोनों ही कॉलोनी थी। तो सिविल वॉर जब अमेरिका के अंदर होता है तो वहां पे कॉटन की सप्लाई रुक जाती है वॉर की वजह से। तो उसकी भरपाई यहाँ पे कौन करता है, जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस्ड कॉटन है वो करता है। लेकिन वहां पे जब सिविल वॉर एंड हो जाता है और फिर वापस से सिचुएशन स्टेबल हो जाती है तो वहां से कॉटन सप्लाई जो है वापस शुरू हो जाती है और इस वजह से यहाँ पे इंडिया के प्रोड्यूस्ड कॉटन की डिमांड जो है इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में घट जाती है बिकॉज अब कॉटन सप्लाई बढ़ चुकी है। इस वजह से फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैश क्रॉप की वापस जो रिटर्न है वो इंडियन पीजेंट को नहीं मिल पा रही थी जैसे कि पहले मिल रही थी। और 19th सेंचुरी एरा जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, इस वजह से भी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी गड़बड़ाई थी जिसकी वजह से पीजेंट्री को उनके प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो नहीं निकल पा रही थी और इस वजह से सिचुएशन जो है पीजेंट्री की वो डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही थी और जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है पीजेंट अपराइजिंग। और लैंड के जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे उनका स्टेटस गिर के मेयर क्या रह जाता है, एक टेनेंट्स का, काश्तकार का, वो भी एट विल यानी जमींदार या फिर ब्रिटिश ऑफिशियल चाहे तब उनको उनके लैंड से बेदखल कर सकते हैं। एंड लास्ट इज रिडक्शन इन प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन, कैश क्रॉप के कल्टीवेशन की वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी थी, लैंड की जो क्वालिटी थी वो डे बाय डिग्रेड होती जाती है, लैंड की फर्टिलिटी भी घटती जाती है। इस वजह से जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उसका शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो और इवन फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलता है, कैश क्रॉप के भी प्रोडक्शन के अंदर रिडक्शन देखने को मिलता है बिकॉज लैंड की क्वालिटी डे बाय डे जो है डिग्रेड होती जा रही थी बिकॉज ऑफ दिस कैश क्रॉप कल्टीवेशन। तो दीज आर सम मेजर फैक्टर विच लेड टू द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया।
तो अब हम देखते हैं मेजर पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, जिसके अंदर हमने फर्स्ट फेज पीजेंट मूवमेंट बिफोर 1857 को ऑलरेडी जो प्रीवियस सेशन है उसमें हमने कवर कर लिया है। सन्यासी रिवोल्ट, नरबेल के एरिया अपराइजिंग वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सन्यासी रिवोल्ट, जो टीटू मीर के लीडरशिप में होता है। सेम रीजन होता है उसका भी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसकी वजह से ये नरकेलबेरिया अपराइजिंग देखने को मिलती है। पागलपंथी वाज आल्सो द revolt by some Muslim saints and all, so they were also incorporated with the sannyasi revolt. So these were the revolt we already have covered in previous session. Now in this session we will cover from the Indigo rebellion to the Telangana movement. अब देखते हैं हम इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट जो है वो 1859 से 1860 के बीच में होता है। और ये इंडिगो रिवोल्ट जो है किस वजह से होता है वो देखते हैं अब हम। कि हमने देखा प्रीवियस सेशन में हमने जब इंडस्ट्रीज कवर की थी, मेजर इंडस्ट्रीज के रूप में इंडिगो प्लांटेशन जो है वो भी एक इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हुआ था। बिकॉज ये भी एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हुआ था, इस वजह से इंडिगो प्लांटेशन के जो टेंडर्स है वो यहाँ पे ब्रिटिश या यूरोपियन जो प्लांटर है उनको यहाँ पे अलॉट होने लगे, यानी ठेके पे, यहाँ पे ठेका लिया जाता था। जो हाईएस्ट बीडर होता था उसको वो लैंड दे दी जाती थी कैश क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, जिसमें मेजर क्रॉप्स होती थी इंडिगो है, अपना जूट है, कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन। ये सारी प्लांटेशन की जो इंडस्ट्रीज है वो ब्रिटिश टाइम पे डेवलप होती है, जब हैंडीक्राफ्ट का यहाँ पे डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है। और स्मॉल इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो उसके अंदर एक प्लांटेशन जो है वो भी इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप होती है। तो मेजर क्रॉप्स जो हुआ करते थे इस इंडस्ट्रीज की वो है जूट, कॉफी, टी और इंडिगो। तो यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन का भी टेंडर निकलता था, और ये टेंडर जो है वो यूरोपियन प्लांटर्स को यहाँ पे हाईएस्ट बीडर जो करता था उसको दे दिया। तो हाईएस्ट बीडर को यहाँ पे वो लैंड अलॉट हो जाते थे, वो वहां पे अब यहाँ के इंडियन फार्मर से, इंडियन कल्टीवेटर से अपनी मनचाही कैश क्रॉप को वहां पे प्रोड्यूस करवाता था। तो ऐसे ही जो यूरोपियन प्लांटर्स है वो इंडिगो को यहाँ पे प्लांटेशन करवाते हैं, इंडिगो का, इंडियन पीजेंट से या इंडियन कल्टीवेटर से। जैसा कि हमें पता है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से जो पीजेंट है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है या फिर जो कल्टीवेटर है, उसको अपनी लैंड के प्रॉपर्टी राइट नहीं है। प्रॉपर्टी राइट किनको है? अब ये यूरोपियन प्लांटर्स को, जो टेंडर यहाँ पे ले लेते हैं उनको उस लैंड के राइट से, या फिर जमींदार परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जमींदार को, और यहाँ पे मालवारी सेटलमेंट वगैरह है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के, मतलब कल्टीवेटर को ये प्रॉपर्टी राइट हुआ करते थे, लेकिन उसको हाई रेवेन्यू वगैरह पे करने पड़ते थे। तो यहाँ पे आप इतना सा समझो कि इंडिगो प्लांटेशन के अंदर जो लैंड के पूरे प्रॉपर्टी राइट थे वो यूरोपियन प्लांटर के पास थे। अब यूरोपियन प्लांटर, अब जो इंडियन कल्टीवेटर है उनको मन माने ढंग से लेबर करवाते थे। तो इस तरीके से ही इंडिगो की जो डिमांड थी उस समय वो बहुत ज्यादा थे, बिकॉज इसको डाई के रूप में यूज किया जाता था। रंग रोहन का जो कार्य होता है, कपड़ों को रंगने का कार्य, वो इस इंडिगो से किया जाता था, जो इससे नीला रंग प्राप्त होता था, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के कॉटन डाई, ये जो कॉटन का टेक्सटाइल या फिर यान हुआ करता था उसको ये डाई करने का काम करता था। तो इस वजह से इंडिगो की भारी डिमांड हुआ करती थी। तो यूरोपियन प्लांटर ने फिर फोर्स किया इंडिगो कल्टीवेटर्स को इंडिगो को प्लांट करने का। तो यहाँ पे इंडियन पीजेंट्री जो है वो फोर्सफुली यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन करती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंडिगो का प्लांटेशन चल रहा होता है, लेकिन पीरियड आता है 1860 का। 1860 में अब क्या होता है कि सिंथेटिक डाई का आविष्कार हो जाता है, इन्वेंशन हो जाता है इन जर्मनी, जिसके अंदर अब इस इंडिगो की जो मार्केट है या इंडिगो इंडस्ट्री है, ये मार्केट से अब बाहर हो जाती है, कंपटीशन से यहाँ पे बाहर हो जाती है। बिकॉज अब ये सिंथेटिक जो डाई है, सिंथेटिक डाई जो जर्मनी के अंदर इन्वेंट हुई है वो मोर चीपर थी,
देन दिस इंडिगो, तो उसको ही अब यूज किया जाने लगा इंडस्ट्रीज के अंदर डाई के रूप में। तो यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन जो है अब बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं रह जाता, आकर्षक नहीं रह जाता। अब इसकी डिमांड खत्म हो जाती है इस सिंथेटिक डाई की वजह से, जिसकी वजह से फिर इंडिगो के कल्टीवेशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जो इंडिगो कल्टीवेशन कर रहे थे पीजेंट ये कल्टीवेटर्स, उनको अपने प्रोडक्शन का अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा था। और जैसे कि मैंने बताया कैश क्रॉप की कल्टीवेशन की वजह से इंडिगो वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कैश क्रॉप, तो कैश क्रॉप की वजह से लैंड फर्टिलिटी भी डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही थी, जिसकी वजह से फिर फूड ग्रेन के अंदर भी शॉर्टेज होती है। बिकॉज कैश क्रॉप कल्टीवेशन को फोर्स किया जा रहा था यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा, जिसकी वजह से फिर फूड ग्रेन के अंदर भी शॉर्टेज देखने को मिलती है। और ओवरऑल जो हम देखें तो लैंड के प्रोडक्शन के अंदर भी रिडक्शन देखने को मिलता है, प्रोडक्शन जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज फर्टिलिटी जो है लैंड की वो डिग्रेड होती जाती है। तो यहाँ पे इन सब कारणों की वजह से, यानी कि सिंथेटिक डाई के आविष्कार की वजह से इंडिगो प्लांटेशन लुक्रेटिव नहीं रह जाता है। फिर उनके अपने प्रोडक्शन को जो कॉस्ट ऑफर की जाती है इंडिगो के प्रोडक्शन को, वो चीपर रेट होती है, जिसकी वजह से उनका जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वो भी नहीं निकल पाती है। तो इन सब कारणों की वजह से पीजेंट ने तंग आकर, और फिर ये सारी चीजें जब होती है यहाँ पे कि भाई इनको अपने दाम भी नहीं मिल पाता है, फिर रेट जो लैंड है उसके ऊपर टैक्स वगैरह जो है वो तो पे करने ही थे, रेवेन्यू रेट वगैरह, तो वो भी ज्यादा होने की वजह से फिर वो जो यूरोपियन प्लांटर्स है वो किनको फोर्स करते थे, इन कल्टीवेटर्स को। तो वो फिर मनी लैंडर वगैरह या जो आउटसाइडर ट्रेडर है उनके चंगुल में फंस जाते थे, उनसे एक्सप्लॉयटेटेड होते थे, या फिर जो मिडिल मैन है जो मध्यस्थता करते थे बाजार और उनके प्रोडक्शन के बीच में, उनके हाथों एक्सप्लॉइट हो रहे थे जस्ट टू गेट अ फेयर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मिडिल मैन जैसे लोग यहाँ पे बीच में रोल प्ले करने लगे, जिसके कारण इनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। इन सारे कारणों से तंग आकर फाइनली जो पीजेंट है यहाँ के, मोस्टली इसका एरिया क्या है, बंगाल और बिहार, तो वहां के ये सारे पीजेंट जो इंडिगो कल्टीवेशन करते थे, उन्होंने तंग आकर एक मूवमेंट लॉन्च किया फॉर नॉन कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, कि अब इंडिगो का प्रोडक्शन हम लोग नहीं करेंगे। इस तरीके का मूवमेंट इन्होंने सरकार के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉन्च किया। तथा अब मोस्टली जो ये पीजेंट रिलेटेड जो रिवोल्ट और मूवमेंट हम देख रहे हैं, इवन ट्राइबल रिवोल्ट जो देखा है हमने, उसके अंदर मेन तो यही पूछेंगे आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि जो आते हैं ना मैच वाले क्वेश्चन, करेक्टली मैच करो, तो वो मैच आपको पेयर बनाने के लिए ही ज्यादातर कहे जाएंगे कि दिस इवेंट इज रिलेटेड विद दिस मूवमेंट, या दिस फॉर एग्जाम्पल नील दर्पण इज रिलेटेड विद इंडिगो रिवोल्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मैच करने के लिए पूछे जाएंगे, या फिर डायरेक्टली जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम है तो उसमें आपको टाइम पीरियड पूछ लेंगे, उससे रिलेटेड कोई लीडरशिप है पर्टिकुलर तो वो पूछ लेंगे, और या फिर उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और उनका लिटरेरी वर्क है जो उस चीज को सपोर्ट करता है, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, इनको मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे कर दिया है। तो ये नील दर्पण और द हिंदू पैट्रियट इज रिलेटेड विद द इंडिगो रिवोल्ट। देन फाइनली फिर एजिटेशन को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाता है, इंडिगो कमीशन जिसका नाम होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो इस चीज को रिव्यू कर सके कि ये एजिटेशन किस कारण से हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, और इसका क्या रिड्रेसल हो सकता है।
फिर इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी इन 1860 के अंदर कि इट विल बी इलीगल टू फोर्स द रैयत टू कल्टीवेट इंडिगो, यानी कि रैयत यहाँ पे कल्टीवेटर्स है, रैयत वाले सिस्टम के अंदर रैयत क्या है, कल्टीवेटर। रैयत वर्ड ही कल्टीवेटर के लिए यूज होता है। तो कल्टीवेटर को फोर्सफुली इंडिगो प्लांटेशन करवाना इलीगल यहाँ पे माना जाएगा, इस इंडिगो कमीशन की रिकमेंडेशन थी। एंड दिस मार्क द विक्ट्री फॉर द पीजेंट, और इसी चीज ने, इंडिगो कमीशन की रिकमेंडेशन ने, जो कि रैयत के फेवर में थी, ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है पीजेंट्री या किसानों के विजय का। तो इस तरह से इंडिगो रिवोल्ट फिर एंड होता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिगो कमीशन इन 1860। तो यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ समझ में आ गया। यूरोपियन जो प्लांटर्स थे उन्होंने फोर्स किया इंडिगो कल्टीवेटर को, इंडिगो के प्लांटेशन को, और इंडिगो प्लांटेशन की वजह से क्या हुआ, ये कैश क्रॉप्स है जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है लैंड की वो घटने लगी। फिर यहाँ पे जब 1860 के अंदर सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन हो जाता है तो फिर ये इंडिगो प्लांटेशन इतना लुक्रेटिव नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कम दाम मिलने लगते हैं, और अपनी वे प्रोडक्शन को जैसे तैसे बेच के पैसा लेने के लिए, फेयर अमाउंट गेन करने के लिए वो मिडिल मैन के एक्सप्लॉयटेशन में और या अदर ट्रेडर्स के एक्सप्लॉयटेशन में फंस जाती है पीजेंट्री। और लैंड की फर्टिलिटी कम होने से फूड का शॉर्टेज होने लगता है, और कंप्लीटली यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स की हालत जो है डे बाय डे खराब होती जा रही थी, बिकॉज उनको अपने प्रोडक्शन का फेयर अमाउंट भी नहीं मिल रहा था और उनको फोर्सफुली यहाँ पे इंडिगो के प्लांटेशन को करने को कहा जा रहा था। तो ये एजिटेशन फिर आउटबस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ इंडिगो रिवोल्ट, जो 1859 से 60 के बीच में हुआ। इसकी कोई पर्टिकुलर लीडरशिप नहीं है। इसका रीजन क्या था, बंगाल के अंदर ये होता है। और इस रिवोल्ट को खाली पीजेंट लोगों का ही रिवोल्ट नहीं था, इसको सपोर्ट जो है वो बंगाली या बंगाल के रीजन की जो प्रेस और इंटेलिजेंसिया और मिशनरीज थी उन्होंने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया। और फाइनली इंडिगो कमीशन का गठन होता है, जिसकी रिकमेंडेशन पे जो फोर्सफुली इंडिगो प्लांटेशन है उसको इलीगल घोषित कर दिया जाता है, और ये जो रिकमेंडेशन है वो पीजेंट के फेवर में होती है, और इस तरह से वी कैन से कि ये विक्ट्री साबित होती है पीजेंट के लिए। नेक्स्ट है पाबना रिबेलियन। पाबना रिबेलियन जो है वो ईस्टर्न बंगाल के रीजन में अकर होता है, और यहाँ पे क्या मेन कारण होता है कि जो लैंडलॉर्ड थे वो फोर्सफुली जो रैयत से उनसे रेंट या लैंड टैक्स है वो कलेक्ट कर रहे थे। जैसे कि इन केस ऑफ जमींदार देख लो हम, परमानेंट सेटलमेंट में जिसके पास पूरा प्रॉपर्टी राइट लैंड का हुआ करता था, तो वो जो अपने रैयत होते थे या फिर जो अपने कल्टीवेटर होते थे उनसे वो फोर्सफुली यहाँ पे टैक्स वसूलना शुरू करते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड इवन कैन पे द हाई रेवेन्यू डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हाई रेवेन्यू डिमांड को पूरा करने के लिए और प्लस अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वो यहाँ पे फोर्सफुली रैयत से जो टैक्सेस है, लैंड टैक्सेस है, वो कलेक्ट कर रहे थे। ये प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से टेनेंसी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है। और इवन जो रैयत है उनको रेंट अगर पे नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जमीन से उनको यहाँ पे जो उनके ऑक्यूपेंसी राइट है वो भी यहाँ से छीन लिए जाते थे, यानी उसको अपनी जमीन से यहाँ पे डिबार्ड कर दिया जाता था। ये किस चीज के विरुद्ध था कि जो एक्ट ऑफ 1859 है, जो टेनेंसी या लैंड रिलेटेड एक्ट बना था, एक्ट ऑफ 1859 के अंदर जो रैयत था उसको लैंड के टेनेंसी राइट या ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो ग्रांट किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जमींदारों का इतना दबदबा था कि वो ये कभी भी सही रूप से इम्प्लीमेंटेड होने ही नहीं दिया इस चीज को। तो इवन अभी भी इस एक्ट के पास होने के बाद भी जो पूरा कंट्रोल जो है जमीन का वो किन के पास था, जमींदार या इन लैंडलॉर्ड के पास, और वो फिर फोर्सफुली इन रैयत से यहाँ पे टैक्स या लैंड टैक्स जो है वो वसूल करते थे। तो इस चीज के खिलाफ फिर 1873 के अंदर हमें एक अग्रेरियन लीग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो इस एक्टिविटी के अगेंस्ट यहाँ पे मूवमेंट जो
है वो चलाना चाह रही थी। तो अग्रेरियन लीग जो 1873 के अंदर यहाँ पे फॉर्म होती है, यूसुफशाही परगना ऑफ पाबना डिस्ट्रिक्ट। तो यूसुफजाई परगना जो पाबना डिस्ट्रिक्ट का था, पटना या फिर ईस्ट बंगाल कह दो, उसके अंदर एक अग्रेरियन लीग का फॉर्मेशन होता है, जो कि इस हो रहे अनजस्ट को, इस अन्याय के या अनजस्ट की जो डिमांड थी उसको या उसके विरोध में यहाँ पे ये एग्रेरियन लीग बनती है। तो यूसुफजाई परगना के अंदर अग्रेरियन लीग का फॉर्मेशन होता है। इस हो रहे रैयत के साथ हो रहे जमींदारों के द्वारा हो रहे अन्याय के खिलाफ अग्रेरियन लीग का फॉर्मेशन होता है। और फिर इस अत्याचार के खिलाफ इन्होंने, इस अग्रेरियन लीग ने यहाँ पे हड़तालें रखी, फंड रेज किया, सो दैट की फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके इस मूवमेंट को, और इस मूवमेंट को और ज्यादा बड़े लेवल तक इसको स्प्रेड किया जा सके। तो इसका असर भी देखने को मिलता है। ये खाली पाबना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कॉन्फाइंड नहीं रह जाता है, बल्कि इसका स्प्रेड जो है वो पटना और उसके आउटर एरिया के अंदर भी देखने को मिलता है। और जो ये स्ट्रगल था, ये मेनली क्या था, लीगल रेजिस्टेंस था और लिटिल वायलेंस था। कोई वायलेंस या जमींदारों के खिलाफ कोई मास मोबिलाइजेशन नहीं था। ओनली मास मोबिलाइजेशन वायलेंट रूप से नहीं था, लीगल वे में था। और लीगल डिमांड इन्होंने रखी थी कि जो टेनेंसी राइट के अंदर, जो एक्ट ऑफ 1859 के अंदर ऑक्यूपेंसी राइट रैयत को दिए जा रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन इन जमींदारों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सही करने की जरूरत है, इसका रिव्यू करने की जरूरत है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो श्योर करे कि ये ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो इन रैयट्स के पास ही हो और जमींदारों द्वारा इन रैयत का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इस तरह की डिमांड इस अग्रेरियन लीग ने रखी। यानी अग्रेरियन लीग जो है ये एक तरह का पायोनियर कह सकते हैं हम, जिन्होंने पीजेंट या पीजेंट्री को यूनिफाई किया और एक पॉलिटिकल वॉइस दी। यहाँ पे पॉलिटिकल वॉइस या कह दो या लीगल वॉइस कह दो। तो यहाँ पे इस एग्रेरियन लीग ने पायोनियर की भूमिका निभाई इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द पीजेंट्री और गिविंग देम अ लीगल वॉइस। बिकॉज इस समय तक, जब 1870 और 80 का पीरियड देखते हैं, इस समय तो कोई पीजेंट के राइट्स को या डिमांड को या उनकी आवाज को गवर्नमेंट लेवल तक या नेशनल लेवल तक रखने के लिए कोई भी किसान सभा है या इस तरह का कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो भूमिका है वो इस अग्रेरियन लीग ने निभाई, जिसने पीजेंट्री को जमींदारों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक लीगल वॉइस प्रोवाइड की और हड़ताल करके और फंड रेज करके पीजेंट्री को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करवाई, सो दैट कि ये मूवमेंट जो है वो मास लेवल तक या लार्जर लेवल तक ये स्प्रेड हो अमंग दी पीजेंट्री और अमंग दी अदर एरियाज ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे पाबना अनरेस्ट के 2 नोटवर्थी फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें। क्या फीचर्स थे? एक तो कि ये जो मूवमेंट है, पाबना मूवमेंट, ये एक मॉडल प्रोवाइड करवाता है फॉर द पीजेंट कॉम्बिनेशन या फिर पीजेंट का यूनिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इससे पहले कोई भी किसान सभा या पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो पीजेंट की डिमांड को नेशनल लेवल पे रख सके, या इस तरीका का कोई ऑर्गेनाइज नहीं था जो पीजेंट के डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। तो इससे पहले अगर किसने ये भूमिका निभाई तो पाबना मूवमेंट के अंदर जो एग्रेरियन लीग बनी उसने ये भूमिका निभाई। तो पाबना मूवमेंट जो है एक मॉडल का काम करता है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द पीजेंट्री इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या था? एक नॉन कम्युनल मूवमेंट था, जिसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोई भी हिंदू या मुस्लिम जैसी चीजें नहीं थी यहाँ पे कि भाई हिंदू जमींदार से जिसके खिलाफ यहाँ पे पीजेंट्री, मुस्लिम पीजेंट्री है वो लड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मोस्टली जो जमींदार हुआ करते थे वो हिंदूज हुआ करते थे, और पीजेंट्री जो थी इनकी, उनके अंदर दोनों थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे।
तो दोनों ही लार्ज फॉर्म के अंदर यहाँ पे पीजेंट्री की भूमिका निभा रहे थे, हिंदू एंड मुस्लिम। और मोस्टली जो जमींदार और लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पीजेंट ने एक साथ मिलकर हिंदू लैंडलॉर्ड या हिंदू जमींदारों के खिलाफ यहाँ पे एजिटेशन अपना शो किया था। और हिंदू पीजेंट जो है वो मुस्लिम पीजेंट के साथ इन जमींदारों के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो इस वजह से इसका जो फीचर है, इस पाबना रिबेलियन का फीचर है, वो नॉन कम्युनल है एंड प्लस ये एक मॉडल प्रोवाइड करवाता है फॉर द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। और पाबना मूवमेंट के हम कुछ प्रिंसिपल लीडर्स देख लेते हैं जिसने अग्रेरियन लीग को लीड किया था, दैट इज शाह चंद्र रॉय, शंभूपाल और खुदी मोल्ला। तो यहाँ पे देख लो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों का कॉम्बिनेशन इस लीडरशिप के अंदर देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई लीडरशिप भी जो है वो हिंदू और मुस्लिम के द्वारा सर्व की जा रही है। तो इस वजह से ये नॉन कम्युनल इसका एक फीचर हो जाता है पाबना रिबेलियन का। और सम अदर्स जो लीडर थे वो भी थे या जो इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे वो थे, जैसे आर.सी. दत्त है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने नेशनल सॉन्ग को लिखा है, एंड द इंडियन एसोसिएशन के लीडर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी इस मूवमेंट से एसोसिएट थे। इंडियन एसोसिएशन जो है वो भी, यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन को देखते हैं हम तो 1876 में इसका फाउंडेशन होता है बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और ये इंडिया की फर्स्ट राष्ट्रवादी संस्था थी, या वी कैन से पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा फाउंडेड किया गया था। इसका मेन क्या एम था कि इंडियन लोगों का यहाँ पे पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट करना था। तो ये इंडियन एसोसिएशन ने अपना सपोर्ट पाबना मूवमेंट को दिया था। आर.सी. दत्त कह दो, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑल आर नेशनलिस्ट लीडर हियर। तो आप यहाँ इनके नाम याद रखना जो कि पाबना मूवमेंट के साथ एसोसिएट थे। तो इनमें से किसी से भी आपको मैच करने के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं पेयर बनाने के लिए, उसके अंदर पूछे जा सकते हैं कि विच वन या हु इज रिलेटेड विद विच पीजेंट मूवमेंट। तो जैसे यहाँ पे नाम दे दिया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इज एसोसिएटेड विद द पाबना मूवमेंट, तो यहाँ पे पाबना मूवमेंट आपका राइट आंसर हो जाता। और इनके अलावा भी जो इनके मेन प्रिंसिपल लीडर थे उनके नाम याद रखना, शाह चंद्र रॉय, शंभूपाल और खुदी मोल्ला। तो इनमें से आपको नाम देके पूछा जा सकता है कि ये किस मूवमेंट से या किस रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो आपको वहां पे करेक्टली मैच करना होगा। यहाँ पे हम पाबना रिबेलियन के अंदर इसका टाइम पीरियड हम जब देखते हैं तो ये 1870 से 80 के बीच में है इवन, लेकिन ये 1885 तक ये जो रिबेलियन है इसकी जो एक्टिविटीज है वो चलती रहती है फॉर देयर डिमांड कि जो टेनेंसी है उसको उसके राइट सिक्योर किया जाए और उसको इन जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन से सिक्योर किया जाए या उसको सेफगार्ड किया जाए। ये इनकी डिमांड थी जो एग्रेरियन लीग के फॉर्म के रूप में हमें देखने को मिलती है, जिनका सपोर्ट वेरियस लीडर्स करते हैं, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्त वगैरह। उसके अलावा भी मेन लीडर जो है इनके शंभूपाल है, खुदी मोल्ला है और शाह चंद्र रॉय है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ 1859 जो है इसको हम बंगाल रेंट एक्ट के भी नाम से जानते हैं, बंगाल रेंट एक्ट। और ये जो एक्ट है ये फर्स्ट लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट था defining the right of tenants and protecting them against the frequent enhancement of rent and arbitrary ejectment। तो ये फर्स्ट टाइप का इस तरीके का एक लेजिटिमेट या लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर टेनेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता था फ्रॉम द आर्बिट्ररी मेजर्स ऑफ जमींदार्स और उनके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट पीजेंट को यहाँ पे सेफगार्ड किया जाता था इस एक्ट के थ्रू। और जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ जो रेंट के अंदर फ्रीक्वेंट राइज होती है उसके अगेंस्ट भी इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन ये हार्डली इम्प्लीमेंट हो पाया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ब्रिटिश
लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट तो कर दिया इन्होंने। हमने देखा है कि मोस्टली जितने भी इन्होंने लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट किए थे वो इम्प्लीमेंटेशन में हार्डली ही आए हैं। तो ऐसा ये एक एक्ट ऑफ 1859 था जिसके थ्रू एक्ट तो बना दिया लेकिन उसका ट्रूली इम्प्लीमेंटेशन कभी भी किया नहीं गया था, बिकॉज टू सेफगार्ड देयर इंपीरियल इंटरेस्ट। अगर इस तरह की चीजें ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उनसे उनके इंपीरियल इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होते हैं। तो ये भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह के एक्ट के अंदर ये प्रोविजन था जिसकी डिमांड इस अग्रेरियन लीग ने की कि जो एक्ट के अंदर प्रोविजन है उसको हमें ट्रूली फॉर्म के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करो और जो टेनेंट्स है उनके राइट सिक्योर करो और ब्रॉड वे में टेनेंट्स के राइट को डिफाइन भी करो। तो इस तरह की डिमांड इस अग्रेरियन लीग ने रखी, जिसका फाइनल 1885 तक ये रिबेलियन या एक्टिव जो पाबना रिबेलियन है, रिवोल्ट है, ये चलता रहता है। फिर फाइनली गवर्नमेंट ने 1885 के अंदर बिहार टेनेंसी एक्ट कह दो या टेनेंसी एक्ट कह दो पास किया था 1885 में, जिसके अंदर ये प्रोविजन रखा गया कि नो टेनेंट शेल बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज टेनेंसी और एनी पोर्शन देयर ऑफ एक्सेप्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885 जिसके अंदर ये प्रोविजन किया गया कि कोई भी टेनेंट जो है उसको अपनी ऑक्यूपेंसी से, जो लैंड के ऊपर उसकी ऑक्यूपेंसी है, उससे नहीं निकाला जाएगा। और इसके अंदर ऑक्यूपेंसी राइट जो टेनेंट्स के थे उनको और ज्यादा एनहांस किया गया, लेकिन वो भी वेरी इनपरफेक्टली इन्फॉर्म। ब्रॉडली डिफाइन जो टेनेंट्स के ऑक्यूपेंसी राइट है उनको ब्रॉडली डिफाइन नहीं किया गया और इम्परफेक्टली रूप से इस बंगाल टेनेंसी एक्ट को पास करके रैयत को थोड़ा सा खुश कर दिया गया, या इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, इसको पैसिफाई करने के लिए, वी कैन से सप्रेस तो नहीं, पैसिफाई करने के लिए इस तरीके का एक्ट बना के उनको राजी कर दिया, खुश कर दिया उनको कि ठीक है ये लो। लेकिन इसका भी कोई कभी भी ट्रूली फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। और इस एक्ट ने भी जमींदारों के जो वर्स्ट एस्पेक्ट है ऑपरेशन का, उससे सिक्योर नहीं कर पाए टेनेंसी को। तो ये था पाबना रिबेलियन। पाबना रिबेलियन जो शुरू होता है जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, जो राइट्स उनको 1859 के एक्ट के द्वारा, टेनेंसी एक्ट के द्वारा दिए गए थे टेनेंट्स को या रैयत को, ऑक्यूपेंसी के राइट, उनका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, जिसके अगेंस्ट इन्होंने अग्रेरियन लीग का फॉर्मेशन किया और अपनी डिमांड्स को यहाँ पे, लीगल डिमांड्स को लीगल वे में यहाँ पे रखा। इसके अंदर कोई भी वायलेंस नहीं थी पाबना रिबेलियन के अंदर। उनका जो एजिटेशन था वो स्ट्राइक और इस तरह के फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है आपको। और इसके लीडर जो है, प्रिंसिपल लीडर, हमने शाह चंद्र रॉय, शाह शंभूपाल, खुदी मौला देख लिए। आरसी दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर वाज आल्सो सपोर्टेड पाबना रिबेलियन। फाइनली इस मूवमेंट को पैसिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने 1885 के अंदर बंगाल टेनेंसी एक्ट पास करके ऑक्यूपेंस, जो टेनेंट्स के ऑक्यूपेंसी राइट्स है उनको एनहांस किया, लेकिन वो भी इनपरफेक्टली रूप से। और ये एक्ट भी जमींदारों के वर्स्ट ऑपरेशन के सिस्टम से टेनेंसी को नहीं बचा पाया। तो 1947 तक आते आते, इवन जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है, तब तक टेनेंसी का जो हाल है वो ऐसा ही रहता है। ठीक है, वो एक मियर टेनेंट्स के रूप में काम करते हैं, ना कि पीजेंट के रूप में या अपने लैंड के ओनर के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। वो उनका स्टेटस 1947 तक एक टेनेंट्स के रूप में ही रहता है, काश्तकार। तो यहाँ पे आपके जो 1859 का एक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है कि फर्स्ट कौन सा लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट था जिसके अंदर टेनेंसी को, उसके ऑक्यूपेंसी राइट को सेफगार्ड किया गया था। तो वो था एक्ट ऑफ 1859, which was first legislative attempt to secure the rights of, or we can say defining the rights of tenants and securing them from the exploitation of zamindars or against the increment in the rent।
जो फ्रीक्वेंट रेंट के रेट बढ़ते थे उनसे अगेंस्ट भी उनको सेफ गार्ड मिला था इस एक्ट ऑफ 1859 में, या जिसको बंगाल रेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है आपके यूपीएससी में भी और पीसीएस के एग्जाम में भी, तो इसको आप ध्यान रखना, एक्ट ऑफ 1859। नेक्स्ट यहाँ पे आता है दक्कन रिवोल्ट, दैट इज अकर्ड इन 1875। तो ये जो था ये रैयतवाड़ी एरिया के अंदर अकड़ हुआ था, दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुणे एंड अहमदनगर इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या होता है कि लैंड रेवेन्यू जो है वो एक तो ऑलरेडी हाई होता है, लैंड रेवेन्यू रेट वाज वेरी हाई, और इसको किसी भी हाल में पे करना पड़ता था। इवन आपका जो प्रोडक्शन है या हार्वेस्ट है वो खराब होता था किसी समय, मतलब किसी समय अच्छी बारिश नहीं हुई या किसी महामारी की वजह से या किसी फसली रोग की वजह से अगर प्रोडक्शन खराब भी हो जाता था, तो उस कंडीशन के अंदर भी, एडवर्स कंडीशन के अंदर भी आपको ये हाई जो लैंड रेवेन्यू है इसको पे करना पड़ता था। तो आप मोस्टली जितने भी पीजेंट मूवमेंट देखोगे उनके सब के अंदर मेन कॉज जो है वो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और उसके आफ्टर इफेक्ट है, जैसे कि हाई रेवेन्यू रेट है वगैरह, ये सारी चीजें। और हाई रेवेन्यू रेट की वजह से किस तरह से पीजेंट जो है वो मनी लैंडर वगैरह के विशेष रैप के अंदर आ जाते थे, वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो सबका मेन कॉज लगभग यही है कि जो टेनेंसी के राइट्स है उनको सेफगार्ड नहीं मिलता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था जमींदारों के द्वारा या फिर मनी लेंडर के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन था, जिसकी वजह से उनके अंदर जो पॉवर्टी है वो क्रिएट हो रही थी, डेप्टनेस बढ़ती जा रही थी, और वो एजिटेशन फिर इन मूवमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से देखने को मिलता है। तो दक्कन रिवोल्ट के अंदर मेन ये लैंड रेवेन्यू का हाई रेट होना था, और इवन ये जो लैंड रेवेन्यू का हाई रेट है इसको पे करना पड़ता था। जो कलेक्शन का मेजर था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, और बैड फॉलो हार्वेस्ट होती थी, अगर बैड हार्वेस्ट होती थी किसी ईयर के अंदर, तो उस ईयर के अंदर भी लैंड रेवेन्यू के अंदर रेमिशन या छूट नहीं मिलती थी। तो ये सारे कारण थे दक्कन रिवोल्ट के। अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो कॉटन बूम आया था, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ब्रिटेन के अंदर जो रॉ मटेरियल की डिमांड थी वो बड़ी थी, जिसके अंदर मेजर जो था वो कॉटन था। तो कॉटन की डिमांड डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और एक तरीके से बूम आ गया था इस कॉटन कल्टीवेशन के अंदर। तो हर एक पीजेंट जो है वो कॉटन का कल्टीवेशन करता था और उसको फेयर प्राइस जो है वो कैश क्रॉप ही है कॉटन, तो उसका फेयर प्राइस उसको मिलता था और वो इस हाई रेवेन्यू डिमांड को फुलफिल कर पाता था और अपना कुछ बचा कुछ जो प्रॉफिट है वो अपने पास रख पाता था। नहीं भी रख पाता था तो इवन इस लैंड रेवेन्यू को तो पे कर पाता था, उसकी जो जमीन है उसके पास बरकरार रहती थी। तो इस कॉटन बूम की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आई थी पीजेंट्री के लिए, लेकिन वो भी डिसअपियर्ड हो जाती है इन 1864। तो 1860 से जो 64 का पीरियड है ये आपको देखने को मिलता है अमेरिकन सिविल वॉर का। तो अमेरिका का सिविल वॉर जो है वो 1864 में एंड हो जाता है। फिर वहां से जो कॉटन का प्रोडक्शन और कॉटन की जो सप्लाई है वो इस वॉर की वजह से रुक गई है, वो वापस जो है वो रिजम्पशन हो जाता है उसका, और वापस कॉटन जो है वो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों तक यहाँ अमेरिका से पहुंचाया जाने लगा। इस वजह से जो इंडिया के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन या डिमांड जो हाई थी वो अब धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, जिसकी वजह से अब पीजेंट्री जो है वो अक्यूट डिप्रेशन को फेस करने लगी, बिकॉज उनके प्रोडक्शन का उनको फेयर प्राइस नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज जो रॉ मटेरियल की जो डिमांड है वो घट गई थी। अब रॉ मटेरियल की डिमांड यहाँ पे क्यों घटी थी, बिकॉज वहां से जो कॉटन का रिजम्पशन है जो थोड़ी टाइम के लिए सिविल वॉर की वजह से अमेरिका से रुक गया था, अमेरिका से अब वापस कॉटन का सप्लाई जो है वो उसका वापस रीस्टार्ट हो गया है उसकी सप्लाई। तो इस वजह से यहाँ पे कॉटन की वजह से थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आई थी इंडियन पीजेंट्री के लिए, वो यहाँ पे डिसअपियर्ड हो जाती है इन 1864 के पीरियड में, जिसकी वजह से कॉटन का एक्सपोर्ट है वो सीवियरली हिट होता है और जो प्राइस है वो क्रैश हो जाती है। यानी अब फेयर प्राइस जो है वो इंडियन पीजेंट्री को यहाँ पे नहीं मिल पाती है कॉटन की।
तो अब यहाँ पे क्या करना होना चाहिए था कि जो ऐसी कंडीशन है कि पीजेंट्री अपना जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो नहीं निकाल पा रही है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, पीजेंट्री की हेल्प करनी चाहिए थी बाय द रेमिशन इन द रिवेन्यू में छूट दे देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इवन जो रेट थी उसको या तो हाई कर दिया जाता था या स्ट्रिक्टली उसको कलेक्ट किया जाता था। और स्ट्रिक्ट कलेक्शन के अंदर क्या है, अगर पे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसकी लैंड या उसकी जो ऑक्यूपेंसी राइट है उसको छीन लो लैंड के ऊपर से, या फिर क्या करेगा वो पीजेंट, मनी लेंडर के पास जाएगा और मनी लेंडर उसकी लैंड को मोर्टेज रख के, गिरवी रख के उसको ये रेवेन्यू की रेट प्रोवाइड करवाने के लिए कैश उपलब्ध करवा देगा, कैश प्रोवाइड करवा देगा। तो दोनों ही तरफ से पीजेंट्री जो है एडवर्सली अफेक्ट हो रही थी, मनी लेंडर साइड से भी और ब्रिटिश ऑफिशियल के साइड से भी। तो इस वजह से यहाँ पे इंडियन पीजेंट्री की कंडीशन जो है उसके अंदर अक्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन देखने को मिलती है, और जो कारण बढ़ते हैं इन रिवोल्ट्स का, दैट इज नोन एज दक्कन रिवोल्ट। और सारे रिवोल्ट का लगभग यही कारण है। मैं आपको बार बार यहाँ पे रिपीट करके कह रही हूँ कि आप सभी जितने भी पीजेंट मूवमेंट है उसके अंदर सेम कारण लिखना है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और उसका आफ्टर इफेक्ट, जिसके अंदर जमींदारों का एक्सप्लॉयटेशन है, मनी लेंडर द्वारा एक्सप्लॉयटेशन है, ब्रिटिश ऑफिशियल द्वारा जो स्ट्रिक्टली कलेक्शन का सिस्टम है, वो सब आपको यहाँ पे पॉइंट जो है वो मेंशन कर देना है। तो फाइनली मनी लेंडर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल, इन सब से परेशान होके, इन सब के एक्सप्लॉयटेशन से फेड अप होके इन्होंने 1875 में एंटी साहूकार रायोट जो है वो लॉन्च किया, स्टार्ट किया इन सिरूर तालुक या तहसील जो है वहां से एंटी साहूकार रायोट इन्होंने शुरू किया, जिसके अंदर लिटिल एक्चुअल वायलेंस होती है, कोई ज्यादा वायलेंस वाला काम नहीं होता है यहाँ पे। ये जितने भी आपको पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलते हैं इसके अंदर वायलेंस जो है वो ना के बराबर है, गिनी चुनी होगी, जिसके अंदर ये हो सकता है कि फोर्सफुली झड़प हो सकती है, लेकिन कोई मर्डर जैसा या किलिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होती है। तो इसके अंदर कुछ माइन्यूट सी वायलेंस अगर देखने को मिलती है तो वो भी क्या देखने को मिलती है कि फोर्सफुली सीजर ऑफ द डेब्ट बॉन्ड डिक्रीज, जो साहूकारों के पास वही खाता हुआ करता था जिसके अंदर वो सारी जो ऋण है उसका हिसाब रखा करता था, उन बही खातों को यहाँ पे, जिनको बॉन्ड डिक्री कहते हैं या डेब्ट बॉन्ड डिक्री कहते हैं, उनको यहाँ पे उनसे छीन ली गई और उनको जला दिया गया, सो दैट के हिसाब कितना जल जाएगा तो कुछ रहेगा ही नहीं सबूत उनके पास कि किसने कितना लोन लिया था। तो इस तरह से पीजेंट ने खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का सोचा बाय द डूइंग दिस एक्ट की जो डेब्ट बॉन्ड डिक्रीज है उनको फोर्सफुली छीन लिया जाए साहूकारों से। लेकिन इस मूवमेंट को, इस रिवोल्ट को, दक्कन रिवोल्ट को पुलिस और मिलिट्री के दोनों जॉइंट एफर्ट के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है और बहुत सारे पीजेंट को यहाँ पे लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट जो थे उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, जेलों में भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक कमीशन अपॉइंट करती है टू इंक्वायर इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ दिस रायोट और दिस रिवोल्ट। तो इस कमीशन ने फिर इंक्वायरी की और उन्होंने फिर रिकमेंडेशन दी कि क्या इसके कॉज रहे, क्या नेचर था इसका रायोट का, और वो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर बताया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि पॉवर्टी और कॉन्सिक्वेंट इनडेप्टनेस, यानी कि पॉवर्टी एक तो गरीबी, हाई रेवेन्यू डिमांड और उस पीजेंट्री के पास कुछ भी नहीं रह पाता था, सिर्फ रेवेन्यू डिमांड पूरी करने के अंदर पूरा पैसा चला जाता था, और इस तरफ जो है मनी लेंडर को अपने डेब्ट चुकाने के अंदर उनका पैसा पूरा चला जाता था, उनके हैंड में कुछ भी नहीं रह जाता था। इस वजह से यहाँ पे अक्यूट पॉवर्टी की कंडीशन इंडियन पीजेंट्री के अमंग देखी जाती है। और इनडेप्टनेस, कॉन्सिक्वेंट इनडेप्टनेस की वजह से इन कल्टीवेटर का ये एजिटेशन इस रायोट्स के रूप में सामने आता है। यही रियल कॉज था इस रायोट्स का, इस कमीशन ने यूनानिमसली कहा, मतलब एक मत होके। तो पॉवर्टी और इनडेप्टनेस ये दो कारण इन्होंने बताए कमीशन ने।
तो फिर कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 पास किया, जिसके अंदर ये प्रोविजन किया गया कि पीजेंट को उसके लैंड से एलिनेट नहीं किया जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। इन केस अगर वो डेब्ट को नहीं भर पाता है, डेब्ट को पे करने के अंदर फेलियर हो जाता है, तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, मतलब सिविल जेल के अंदर उसको नहीं भेजा जाएगा, और उसके ऊपर सिविल प्रोसीजर कोड को अप्लाई नहीं किया जाएगा। यानी कि पहले पीजेंट जो है अगर वो डेब्ट को पे नहीं कर पाता था मनी लेंडर के, या फिर लैंड रेवेन्यू को अगर नहीं कर पाता था, तो ऑफिशियल जो है उसकी जमीन को ले लेते थे, उसके ऑक्यूपेंसी राइट से उसको डीबार कर देते थे। और इन केस मनी लेंडर का डेब्ट पे नहीं कर पाता था, तो मनी लेंडर जाता था कोर्ट में कि इसने भाई मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए, तो उसके अगेंस्ट फिर उस पीजेंट को सिविल जेल के अंदर डाल दिया जाता था, यानी अरेस्ट कर दिया जाता था। लेकिन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 के अंदर जो ये कमीशन गठित किया गया था दक्कन रायोट के इंक्वायरी के लिए, उसके रिकमेंडेशन पे ये एक्ट पास किया गया, जिसके अंदर ये प्रोविजन किया गया कि कोई भी पीजेंट जो है उसको अपनी लैंड से एलिनेट नहीं किया जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। इन केस अगर वो डेब्ट को पे करने के अंदर फेल हो जाता है, तो उसके ऊपर सिविल प्रोसीजर जो है वो नहीं अप्लाई किया जाएगा। जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा और उसको सिविल जेल नहीं भेजा जाएगा। तो इस तरह की रिकमेंडेशन के साथ, इस एक्ट के पास होने के साथ, ये जो रिवोल्ट था, दक्कन रिवोल्ट या दक्कन रायोट, ये पैसिफाई हो जाता है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट रिवोल्ट, वसुदेव बलवंत फड़केज अपराइजिंग। वसुदेव बलवंत फड़केज अपराइजिंग जो है वो 1876 से 77 के बीच में देखने को मिलती है। इसका एरिया जो है वो महाराष्ट्र होता है। हमने रामोसी जो रिवोल्ट कवर किया था 18th और 19th सेंचुरी के सिविल रिबेलियन के अंदर, तो वो भी क्या थे, एक तरह के पीजेंट थे रामोजी, और जो मराठा कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करते थे उसके अंदर, उनकी आर्मी के अंदर ये लोग वर्क किया करते थे। तो वसुदेव बलवंत फड़के थे, उन्होंने इन रामोसीज को या रामोसीज पीजेंट जो थे उनको एकत्रित किया, बिकॉज यहाँ पे जो फेमाइन की वजह से महाराष्ट्र के रीजन या वेस्टर्न एरिया के अंदर जो फेमाइन की कंडीशन जो 1876 से 77 के बीच में प्रिवेल्ड होती है, उसकी वजह से वेस्टर्न इंडिया के अंदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और उसका कारण वसुदेव बलवंत फड़के जो है ये मानते हैं कि फॉरेन रूल की वजह से ये मिजरीज जो है या जो ये दरिद्रता है ये आई है। तो फॉरेन रूल के अगेंस्ट फिर इन्होंने रामोसीज जैसे पीजेंट्स को और लोकल जो विलेजर्स थे, महाराष्ट्र के छोटे छोटे विलेजर्स जो थे, उनको ऑर्गेनाइज किया, उनको एकजुट करके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया जो वसुदेव बलवंत फड़केज अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है, जिसके जो मेन सपोर्टर थे वो बैकवर्ड कम्युनिटीज थी, लाइक रामोसीज एंड सिंपल स्टडी पीजेंट ऑफ महाराष्ट्र विलेज। तो वसुदेव बलवंतराव फड़के ने इनको ऑर्गेनाइज करके एक मतलब डेकॉइट ग्रुप बनाया, यानी लुटेरों का ग्रुप बनाया। बैंडिट्री इन्होंने, सोशल बैंडिट्री इन्होंने चलाई, यानी कि लूट मार जैसी चीजें ये करने लगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ करते थे, पीजेंट लोगों के साथ नहीं करते थे या विलेजर्स के साथ नहीं करते थे। जो ब्रिटिश लोगों के काफिले हुआ करते थे या जो जैसे जो रेलवे वगैरह से यहाँ पे माल वगैरह लाया जाता था, उनकी ये लूट कर लेते थे, उनको यहाँ पे बीच में ही चोरी कर लेते थे। तो इस तरीके का जो सोशल बैंडिट्री और डेकॉइट्स की एक्टिविटीज है वो वसुदेव बलवंतराव फड़के द्वारा की गई इन द फॉर्म ऑफ एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और फॉरेन रूल। और फाइनली जो बलवंत फड़के हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं 1880 में, और 3 साल की जेल के अंदर यानी 1883 के अंदर ही वो प्रिजन के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उनके मरने के बाद भी 1887 तक जो उनका रामोसीज वाला बैंड था वो एक्टिव रहता है, अपनी एक्टिविटीज को वो चलाता रहता है अगेंस्ट द फॉरेन रूल या ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो ये था वसुदेव बलवंतराव फड़के अपराइजिंग। और इसी के साथ हमारे 19th सेंचुरी के जितने भी पीजेंट मूवमेंट है वो कवर हो जाते हैं, और जिसको हम 19th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट और वी कैन से प्री गांधीयन फेज ऑफ द पीजेंट मूवमेंट।
ये प्री गांधीयन फेज है। अब इसके बाद जितने भी पीजेंट मूवमेंट होंगे वो गांधीयन फेज के अंदर देखने को मिलेंगे हमें, यानी कि गांधी जी की लीडरशिप इनको या गांधी जी का सपोर्ट इन पीजेंट मूवमेंट को मिलेगा। तो दैट विल बी द 20th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट। तो इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी मूवमेंट या गांधीयन फेज वाले मूवमेंट, गांधीयन फेज के पीजेंट मूवमेंट कवर करेंगे। Till then, stay tuned with the channel and please do like and share and comment to our YouTube channel, that is examyatra.com. Thank you.